बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर इस वक्त बहुत सारे मासूमाना सवालात हैं। एक तो वही, और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी तकरार पहले से हो रही है, लेकिन दोबारा इन सवालों की रीइमर्ज करने की रीजंस हैं। मसलन ये सवाल कि क्या नून लीग किसी डील की तरफ जाना चाहती है या नहीं, क्या नून लीग डील कर रही है या नहीं। मसलन ये सवाल कि शहबाज शरीफ साहब अब बाहर आ गए हैं, क्या कमान उनके हाथ में होगी। मसलन ये सवाल कि जहाँ शहबाज साहब होते हैं वहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा क्यों नहीं होती। मसलन ये सवाल कि क्या नून लीग अपने बयानिए में इस एतबार से कोई तब्दीली लाएगी कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट को कम निशाना बनाएगी, माजी की तरह, मतलब माजी करीब की तरह इस्टेब्लिशमेंट के आला अहदेदारों के नाम वगैरह नहीं लेगी, और बहुत सारी चीज़ें। इन तमाम तर मासूमाना सवालात के जवाबात के लिए हमने प्रोग्राम के आगाज़ में मदऊ किया है तर्जुमान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहब। पहले आप ज़रा देखिए, आगे इस तरह मैंने कहा कि ये बस बातें रीमर्च भी इसलिए कर रही हैं कि आज मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी सवाल हुए। सबसे पहले आप देखिए, उनसे पूछा गया डील हो रही है क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखें। आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? वाज़े तौर पर यह सवाल नामुनासिब लगा मरियम साहबा को कि क्या हर कुछ अरसे बाद ये सवाल हो जाता है, और ये जुमला तो उन्होंने इस्तेमाल किया कि पागल हैं क्या हम डील कर लेंगे, इतनी जिद्दोजहद के बाद पागल हैं कि हम डील कर लेंगे, उसमें हम करेंगे बात। फिर ये भी पूछा गया कि स्वाद जलसा था, शहबाज शरीफ साहब का पहला बड़ा बाकायदा जलसा था वो, और इससे पहले हर जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहब आती थी। इस जलसे में ना सिर्फ है कि मरियम बीबी नहीं गई, बल्कि उन्होंने जलसे से मुताल्लिक कोई ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस सवाल के जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहा, जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब भी बोलती हैं तो इसका इम्कान ज़्यादा होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाएंगी, और इंटरेस्टिंगली शहबाज शरीफ साहब जब भी बोलते हैं तो इसका इम्कान कम नहीं होता, बल्कि ये बात तय होती है कि वो इनको निशाना नहीं बनाएंगे। यही वजह है कि सवालात होते हैं कि भाई असल पॉलिसी क्या है। आज भी मरियम साहबा से सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, उनके कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब आवाम की चॉइस नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात ये भी कि इससे पहले आपको याद है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बाकायदा बताती नहीं हुकूमत अब जा रही है, अब जा रही है, अब जा रही है, अब जा रही है। आज जब पूछा गया हुकूमत कब जा रही है तो उन्होंने ये मासूमाना जवाब, सवाल था कि हुकूमत कब जा रही है, जवाब क्या था देखें। बस आखिरी सवाल है ये, अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। मैंने पहले पूछा क्या कहा, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा ये आखिरी सवाल है, और उन्होंने कहा अल्लाह ताला को पता है कब जाएगी। हाँ, जब जाएगी तब वापस नहीं आएगी। हालांकि इससे पहले तारीख पे तारीख आ रहे जो आपको क्लिप्स चला के सुनाए, उस पर सवालात करते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो जुबैर साहब ये बताएं कि अब ये तो यानी हम मान लेना, यानी आप ये बात मानते हैं ना कि अब हुकूमत गिरने विरने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब जो भी सियासत है, जलसा जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान, वो 2023 के इलेक्शन से मुताल्लिक घूम रही है। हुकूमत जाने की बातें अब जाने दो, ये ऐसा ही है। देखें, ये तो एक हकीकत है और मुझे बिल्कुल इसमें एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं है कि पीडीएम मूवमेंट जो थी उसमें जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, हाँ। इसका, उसमें ये नहीं था कि गिराने का मकसद सिर्फ ये नहीं था। हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस किस्म से तब्दीली आए कि जिसमें पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती हो, और जो भी हुकूमत आए, एक तो वो सिलेक्टेड ना हो, और वो फिर उसके पास खुल के आज़ादी हो फैसला साजी की अवाम की मर्जी के मुताबिक। सो एक तो हमारा सिर्फ ये नहीं था कि हुकूमत में आना है या बैकडोर से आ जाए या किसी ना किसी तरह से हुकूमत में आ जाए। एक बड़ा हदफ तो हुकूमत गिराना था ना, तभी आप लोग कहते थे अभी गिरेगा, हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले गिर जाएगा। बिल्कुल आई एक्सेप्ट इट कि पीडीएम के जो वो मकासद थे वो उस तरह से पूरे नहीं हुए, और ये पूरे होते नजर भी नहीं आते। ये भी आप मानते हैं होता है जुबैर साहब, ये भी मानते हैं कि अब उसका पूरा होने का इम्कान भी नहीं है कि हुकूमत गिर जाए? नहीं, देखिए, एक तो सियासत में आप एफर्ट करते हैं, हुकूमत अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें करती है लेकिन उनको अचीव नहीं होता। जिस तरह ये हुकूमत है महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, मिसाल के तौर पर ये तो नहीं है कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी मजबूरियाँ हैं, इसी तरह से ऑपोजिशन जो होती है वो बहुत सी हद तक हमारा फ़र्ज बनता था कि आवाम के पास जाए और बहुत से मकासद हमारे
पूरे भी हुए हैं, बहुत सी चीजें हमारी मानी भी गई हैं और बहुत सी चीजों में हमें नजर आना शुरू हुआ है कि बहुत, मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, फिर डस्का में आपने देखा कि सुबह को उन्होंने खुद नल एंड वॉइड कर दिया इलेक्शन को, और फिर उन्होंने जब केस चला तो उन्होंने फैसला दिया कि पूरे का पूरा इलेक्शन होगा। अगर ये पीडीएम की मूवमेंट ना चलती तो ये, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो यानी हम इसको इस तरह कर सकते हैं ना कि पीडीएम की इस मूवमेंट से आपको कुछ और डिविडेंड्स जरूर मिले हैं, लेकिन हुकूमत गिरने का मकसद पूरा नहीं हो सका और वो पूरा होता नजर नहीं आता, इसको ये कह सकते हैं ना आप। नहीं, वसीम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 बाई इलेक्शन हुए 2 से 3 महीने के अरसे के दौरान, फरवरी और मई के दरमियान, और चारों सूबों में हुए, और चारों सूबों में हुकूमत वक्त को शिकस्त हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, सिंध, हर जगह से हुकूमत, रूलिंग पार्टी बुरे तरीके से हारी। कई जगह जो सीट अपनी थी वो हार गए। कराची जैसी जगह जहां वो रिटेन करना था उनको सीट रिटेन तो दरकिनार, वो 6 मेन कैंडिडेट्स थे उसमें से सेकंड लास्ट आए। तो मेरा ख्याल है उस हवाले से जो हमने मुतहर्रिक करना था, अवाम तक अपना बयानिया पहुंचाना था, हाँ। तो हम उस हवाले से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला जो बड़ा मार्का होना है, जाहिर है वो इंतखाबात 2023 के, या अगर कबल वक्त करा दी हुकूमत ने, जो भी अगला इलेक्शन है, तो आपका जो नैरेटिव है, एक लम्हे को हम उसी को हम यानी इस पर आप आर्ग्यू नहीं करते और उसी को मान लेते हैं कि हाँ भाई आप लोगों के साथ गलत हुआ, और गलत इसलिए हुआ कि मामलात ख़राब थे और सारा कुछ। तो आज जब हम बात कर रहे हैं ज़ुबैर साहब, तब उस ख़राब मामलात में से क्या ऐसा कुछ अच्छा हो गया है कि आप ये तवक्को करें कि आपके साथ अगले इलेक्शन में वो नहीं होगा तो पिछले में हो गया था? देखिए, 2 चीज़ें थी। एक तो PMLN के हवाले से जो कुव्वतें थी, उनका जो थिंकिंग थी, मेरा ख्याल है कि वो हकीकत पर मबनी नहीं थी। जब ये 2017 में कहा गया कि अगर मईशत बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, लेकिन जब अहदाफ को देखते हैं और इंडिकेटर्स को देखते हैं तो वो मेरा ख्याल है 2017 के मिड में अगर कोई भी कहे कि क्या हमें कीमतें वो वाली चाहिए जो 2017 के वस्त में थी, या हमें स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर या ग्रोथ रेट या गुर्बत के हवाले से या महंगाई के हवाले से जो भी इंडिकेटर ले लें, पॉलिसी रेट के हवाले से कोई भी इंडिकेटर ले लें, क्या हमें वहाँ हम खड़े होते कि जहाँ गुर्बत कम हो रही थी, जहाँ महंगाई कम हो रही थी, जहाँ बेरोजगारी कम हो रही थी? ये तो इंडिकेटर्स हैं, आदाद और शुमार है, जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो बिल्कुल एक तो वो फेल हो गया तजर्बा कि गेट नवाज शरीफ आउट का जो प्रोजेक्ट था वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ। गेट तो उनको बाहर तो कर दिया, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, उनको जेलों में भी डाल दिया गया, केसेस भी बने, लेकिन जो तजर्बा उसके बाद लाया गया, जैसे पाकिस्तान में किया जा चुका है कि कन्वेंशन मुस्लिम लीग आई थी 1960s में, या फिर ज़ियाउल हक साहब अपनी जो गैर जमात के बुनियाद पर साहब आए थे, फिर उन्होंने, या मुशर्रफ साहब ने, लेकिन सर आपके नैरेटिव की बुनियाद वो तमाम, और उसके साथ ये आपके नैरेटिव की बुनियाद तो ये थी ना कि हमारे मामला ये खत्म नहीं थे, ये भी उसी का सिलसिला था। ठीक है, लेकिन ये उसी का सिलसिला था जिसकी बुनियाद ये रखी गई थी, ये समझ के रखी गई थी कि उनको सहारा दिया जाएगा, पीटीआई को सहारा दिया जाएगा, तो ये शायद ये कुछ डिलीवर करने में एक पता नहीं कहाँ से एक सोच पैदा हो गई थी कि शायद ये वॉल स्ट्रीट से कुछ 200 लोग आएंगे, न्यूयॉर्क से या लंदन के फाइनेंशियल हब से, और वो ऐसे तजर्बाकार होंगे कि वो ऐसी डिलीवरी करेंगे। मैं अपने सवाल को यहाँ पता चला कि फयाज चौहान साहब और फिरदौस आशिक अवान और गुलाम सरवर साहब और गंडापुर साहब, जो वो है, ये टीम उतारी गई जब फाइनल वक्त आया। तो ओपनिंग बैट्समैन असद उमर साहब थे ना, खैर उनको पवेलियन वापस भेज दिया फिर, लेकिन फिर असद उमर को ओपनिंग बैट्समैन थे। असद उमर ने 90 दिन खत्म होने पर कहा कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं, लेकिन उस ओपनिंग बैट्समैन को और उस पोस्टर बॉय को हमने नहीं निकाला था, इमरान खान साहब ने निकाला था, और उसकी जगह नया पाकिस्तान की जो तामील थी उसको मुकम्मल ख्वाब था, उसको मुकम्मल करने के लिए हफीज शेख को लेके आए थे। अभी हमने नहीं किया था, ये कप्तान की थे सारे। 2018 में आपके और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात थे, उनमें क्या कुछ तब्दीली आई है? एक, और 2018 में खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं, उसमें कोई तब्दीली आई है? स्पेसिफिक सवाल। अब ये आप मेरे से अंदर की बातें पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान आप तज्जिए का नाम देकर अपनी बात कह रहे हैं। आप तज्जिए अभी देखे ना, मैं आपको बताता हूँ,
हमें तो ये बताया गया शुरू दिन से कि एक पेज पर है, हालांकि एक पेज पर मतलब आज तक कोई समझ आने वाली बात नहीं थी, लेकिन एक पेज का मतलब था हाइब्रिड सिस्टम कि किसी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। एक हुकूमत चूँकि नाअहल है और इनकॉम्पिटेंट है और कैपेसिटी नहीं है और करप्ट है, तो किसी ना किसी तरह से उसको सहारा दे के आगे लेके जाया जाएगा। बिकॉज अगर ये हुकूमत फेल होती है तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा ख़राब होगा कि यार लोग पूछेंगे कि भाई अब फिर क्या चॉइसेस है हमारे पास। इसको भी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी भी ख़राब है, PMLN भी ख़राब है, PTI के भी आप खिलाफ आ गए, तो किसी ना किसी तरह से इसको कामयाब करना है। ये उसी तरह से है। चले आप वो अंदर की बात छोड़ दें कि PTI और गवर्नमेंट का, आप अपना तो बताते ना, आप लोगों के मामला तो बेहतर हुए हैं या वैसे ही हैं? देखिए ये तो टाइम विल टेल, बिकॉज अभी तक जो हालात थे जिसमें हमारे मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ना, एक कबल अज वक्त एक स्टेटमेंट देना कि बड़े अच्छे हो गए हालात, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सही होगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे PMLN को दीवार के साथ क्या दीवार में चुन दिया गया था और अभी तक है, रेफरेंस है, आज भी मरियम नवाज कोर्ट में खड़ी हुई थी। किस लिए खड़ी थी? शी हैज हेल्ड नो पब्लिक ऑफिस, शी हैज डन नो क्राइम, व्हाट हैज शी डन? कौन सी करप्शन की है, कौन सा किकबैक किया है, कौन सा कमीशन लिया है? लेकिन वो भुगत रही है, पता नहीं 4 साल से जा रही है, 2 दफा जेल जा चुकी है। आप शाहिद खाकान साहब के बयान से एग्री करते हैं जुबैर साहब के एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और चॉइस नहीं है आज के दिन PTI के अलावा? उन्होंने, मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी ने, मैं उस पर इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर इसलिए नहीं कमेंट करूंगा, मैं ज़रूर कर देता क्योंकि उन्होंने वजाहत की कि उनके बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है। तो हम छोड़ देते हैं सवाल को। अब वसीम बदामी मोहम्मद जुबैर से सवाल कर रहा है कि क्या ये कहना ठीक है कि आज की तारीख में एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है PTI के अलावा? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं उस बयान पर तस्करा नहीं करूंगा क्योंकि बात यह है कि ओनली टाइम विल प्रूव कि वेदर हमारी डिमांड क्या है। प्लीज ये मुझे कहने दें, हमारी डिमांड किसी के साथ कोई नहीं है कि जी किसी और को छोड़ के हमें B टीम का हिस्सा बना लें या हमें अल्टरनेट बना लें। हम ये कहते हैं इवन प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पाकिस्तान के आइन की पासदारी होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में तरीक़ेकार लिखा गया है इलेक्टोरल प्रोसेस का वो होना चाहिए, बजाय कि किसी एक के ऊपर हाथ रखा जाए या शफकत का हाथ रखा जाए और दूसरे के ऊपर मुश्किलात पैदा की जाए ताकि अपनी चॉइस की एक पार्टी को हुकूमत में लेके आए। देखें ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना 2011 में शुरू हुआ था, आपको भी पता है, जो लाहौर का जलसा था और उसके बाद किस तरह से PTI को प्रॉपर, वही PTI थी, वही इमरान खान थे 2011 अक्टूबर जलसे से पहले। वो एक लंबी बहस है। 2008 में जब बात गलत नहीं है आपकी, नहीं 2008 में जब उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया था तो किसी एनालिस्ट ने बाशमूल आपके एक सेकंड 2008 में जब उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया था इमरान खान ने, तो तमाम जो सरकर्दा एनालिस्ट हैं जिसमें आप भी माशाल्लाह उस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में करते थे एनालिसिस, आपने महसूस भी नहीं किया कि PTI के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और एकदम से 2011 में पता चला कि ये तो पार्टी ऑफ द फ्यूचर है, ये तो पार्टी यही है। हमें बताया गया, पूरी कौम को बताया गया। 2013 में धक्का देने की कोशिश की गई, लेकिन चलें उसमें जाए बगैर। सर अभी ये बता दें, आज के मौजू पे जो मरियम नवाज साहब से फिर पूछा गया कि डील हो रही है और उन्होंने कहा भाई ये पागल है कि हम डील कर लें। मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ कि मेरा मकसद डील से ये है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट कि जिसमें आपको ये ऑफर हो या आप ये एक्सेप्ट कर लें कि अगला इलेक्शन आपको मिलेगा बिल्कुल फेयर। शर्त उसके लिए है कि मियाँ साहब पसे पर्दा रहें, मरियम बीबी पसे पर्दा रहें, ये दोनों कैरेक्टर्स पसे पर्दा भी रहें और खामोश रहें और शहबाज साहब को मामला संभालने दें। मैं ऐसे किसी अरेंजमेंट को डील कहूँगा। ऐसे किसी अरेंजमेंट की आपको ऑफर हुई है या आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? कोई हम ऐसी अरेंजमेंट नहीं करेंगे। क्यों मरियम नवाज बाहर रहे? शी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन पाकिस्तान, उनको बाहर रखें। पहले बेनजीर भुट्टो को बाहर रखें, जुल्फिकार अली भुट्टो को बाहर रखें, जी नवाज शरीफ को बाहर, किस सिलसिले में? तो जुबैर साहब, अगर आपको आपकी पार्टी के अंदर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर इनको कर लें खामोश, वक्त का तकाजा है, आगे अगला इलेक्शन लगा हुआ है वरना अगला भी हार गए तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, रख लें खामोश, मसलन खामोश, तो आप नहीं मानेंगे ये बात? मियां साहब नहीं मानेंगे ये बात? कोई मेरा ख्याल है, मैं आपको बता देता हूँ अंदर की खबर, पार्टी के अंदर की खबर, बिलीव मी, हमें कोई इशू नहीं है ऑपोजिशन में बैठने का। हमें कोई इशू नहीं है कि फेयर एंड
फ्री इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अगर लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं चले, मैं इसको यूं कर लेता हूं, अगर आपकी पार्टी के अंदर से लोग आपको कहें कि सर अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए मरियम बीबी को खामोश कराना पड़ेगा। अभी ये रियलिटी ऑफ द डे है। फेयर या अनफेयर जो कराना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्राउड को वो पुल करती हैं, सबसे ज्यादा लोग उनके चाहने वाले हैं। PMLN cannot afford silence of Maryam Nawaz Sharif साहिबा, is that correct? Absolutely, we will not accept that. चाहे उसकी कोई भी कॉस्ट हो, लोगों की धड़कनों में बसती हैं उसी तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ बसते थे। और मैं आपकी ये वजाहत भी कर दूं और क्लैरिफाई भी कर दूं, शी हैज नॉट टेकन अ बैक सीट। अभी 8 तारीख से आजाद कश्मीर का इलेक्शन कैंपेन है, उसमें भरपूर अंदाज में मरियम नवाज विल लीड द कैंपेन। और उस वक्त आप फिर मुजफ्फराबाद हो या नीलम हो या दूसरी एरियाज हो आजाद कश्मीर के, आप देख लेंगे कि मरियम नवाज के लिए कितने भरपूर अंदाज में लोग बाहर निकलते हैं और किस तरह से उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। नवाज शरीफ के बाद सबसे बड़ी क्राउड पुलर मरियम नवाज शरीफ साहब है PMLN में। जी बिल्कुल सही। शहबाज सबसे भी ज्यादा नहीं, देखें हर एक का एक, मैं शहबाज शरीफ साहब गवर्नेंस के हवाले से, मैच्योरिटी के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से उन्होंने लोहा मनवाया है। ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड एंड एवरीवन टॉक्स ऑफ पंजाब स्पीड, और जिस तरह से उन्होंने पंजाब को बनाया था, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। उनके स्टैंडर्ड को सब अचीव करने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं। खैर मेहनत क्या करते हैं, आपने बुजदार को लाके खड़ा कर दिया तो क्या कंपटीशन क्या होगा। बट मेक नो मिस्टेक के शहबाज, देखें पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ किरदार होता है। शहबाज शरीफ का अपना किरदार है, उनका वजन है, उनके पास एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, डिलीवरी वो कर चुके हैं, गवर्नेंस आती है उनको। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक फ्यूचर हुकूमत के हवाले से। नवाज शरीफ साहब के नाअहली के जमाने में जो कि अभी चल रहा है, PML नून का वजारत उज़्मा का अगला उम्मीदवार कौन है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? ये आपके वैसे एक से एक सवाल जो है ना मुश्किल तरीन है, और आप कहते हैं मासूमाना है। इसको मेरा ख्याल है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने थोड़ी देर सोच के कहा था ना, आई विल लेट इट पास, तो मैं बगैर सोचे हुए कह रहा हूँ। आप इसको you will let it pass, you don't want to answer, so it which means कि it is not crystal clear, the answer is not crystal clear। वरना तो आप ठक करके जवाब देते ना कि यार वसीम बदामी ये भी कोई सवाल है, जाहिर है फला है, इसका मतलब बिकॉज आई एम, देखें मेरा पार्टी की उन टॉप लीडरशिप में शुमार नहीं होता कि जो जिनके पास ये इनसाइड इंफॉर्मेशन हो। मेरे पास होती तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। क्या PDM के आने वाले जलसों में, स्वात के बाद कराची का ऐलान किया था, नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे? ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन कर सकते, क्यों ना करें। और हम तो एक शर्त रख रहे हैं, अगर आप चलाएंगे तो मैं कल वो 8 तारीख के जलसे में करवा देता हूँ। हम आपके लिए इतने अजीज हो गए कि आप कह रहे हैं चलाने के लिए तो तैयार हो, आप चलाओ बस, मैं बुला लेता हूँ। आप भी आप वसीम बदामी, अरशद शरीफ वगैरह छुप छुपा के सब सुन रहे होते हैं नवाज शरीफ का खिताब, सब पूरा पाकिस्तान सुन लेता है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर सुन लेता है, और उस पर डिस्कशन भी हो रही होती है, उस पर डिस्कशन भी होती है। लेकिन सर मैं कंक्लूड करता हूं, इसका क्या मतलब है जब मरियम बीबी कहती है, पहले भी कह चुकी है कि जहां शहबाज शरीफ साहब हो वहां मेरी जरूरत नहीं है, मतलब किसी जलसे में क्यों नहीं हो सकता कि शहबाज साहब भी हों, मरियम बीबी हों और खिताब शहबाज साहब करें, चूंकि वो सीनियर है, जो PDM का ऐसे क्या क्यों नहीं हो सकता? देखें बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, जेल करना होता है कि किसकी क्या कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमारे पास ये अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं कि जलसा हो रहा है स्वात में और मरियम नवाज वहाँ मौजूद नहीं है और फिर भी जलसा कामयाब होता है। तो ये आप ये देखें ना कि ये स्ट्रेंथ है ना पार्टी की। क्या पीपल्स पार्टी कर सकती है ऐसे, या क्या PTI कर सकती है? मेरा सवाल आखिरी पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक तो खत्म हो गया, आखिरी सवाल, आपने इस बात पे आप हर्ट फील करते हैं कि बिलावल साहब ठीक है, 2 अलग अलग पार्टीज हैं, नून और पीपल्स पार्टी, तो जाहिर एक दूसरे पे तनकीद करेंगे और जब इलेक्शन का माहौल होगा तो ज्यादा करेंगे, जैसे आजाद कश्मीर में वो कर रहे हैं, उनका राइट है। लेकिन मुझे जाती तौर पर ऐसा लगता है कि किसी भी बड़ी तनकीद से ज्यादा ऐसी ये तनकीद होती है कि आप कुछ ऐसे अल्फाज कह दें जिससे अगले बंदे की हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन मार्क लग जाए। जब बिलावल भुट्टो साहब 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा आजाद कश्मीर में कहते हैं कि हम नहीं बुलाते मोदी को अपनी शादियों में, हमें मोदी इतना अजीज नहीं है कि मोदी को अपने घर पे बुलाएं,
तो आप इससे हर्ट फील करते हैं कि यार ये काम तो इमरान खान साहब करते थे, बिलावल साहब हमें गवर्नेंस पे या और मामला पे 100 तनकीद कर लें, ये तो ना कहें, हमें मोदी के ताने तो ना दें। बिल्कुल, बिलावल साहब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, लेकिन इस किस्म की बात करना जिसमें हुब्बुल वतनी एक दूसरे की चैलेंज करना, ये एक पाकिस्तान एटलीस्ट जो अपोजिशन जमाते हैं, पीटीआई का तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि हम हुब्बुल वतन हो सकते हैं, लेकिन बिलावल का ये कहना भाई शादी पर बुलाने पर आपको ज़रूर एतराज़ हो सकता है, लेकिन आप उस पर हुब्बुल वतनी पर चैलेंज नहीं कर सकते। हर एक का डिप्लोमेसी करने का तरीक़ेकार होता है, कोई दुनिया में सेट स्टैंडर्ड्स नहीं होता, और लीडर्स जो होते हैं वो पर्सनल लेवल पर पहले एक दूसरे को रीच आउट करते हैं। ये दुनिया भर में, चाहे जब रशिया का और यूएस का रिलेशनशिप ठीक हो रही थी, या चाइना और यूएस की हो रही थी, या इजिप्ट या इसराइल की हो रही थी, तो उसमें ये स्टैंडर्ड तरीके से डिप्लोमेसी नहीं हुई थी। सो अगर मियां नवाज शरीफ ने किया था भाई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, वाजपेयी साहब यहाँ 98 में आए थे, 99 में आए थे, और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। सर आखिरी सवाल ये कि आज़ाद कश्मीर की नून की इंतखाबी मुहिम से क्या आवाज़ आएगी कि इमरान खान ना अहल है, फलाएं फलाएं, इसलिए उसको गिराना है, या ये आवाज़ आएगी कि इमरान खान कौन है, वो तो मोरा है, उससे तो जंग ही नहीं है, जंग तो उसको लाने वालों से है? कौन सा बयानिया होगा? एक्चुअली इमरान खान बिल्कुल सही है। अब और आज़ाद कश्मीर जाने की क्या ज़रूरत है? अभी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें सारा पाकिस्तान की लीडरशिप थी, पॉलिटिकल और मिलिट्री। आप अपने जलसों में कौन से नैरेटिव को प्रमोट करेंगे? खान को हटाओ या खान के लाने वालों के खिलाफ? और किसी ने उनको मिस भी नहीं किया इमरान खान को कि वो होते तो पता नहीं क्या ब्रीफिंग का बड़ा स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता, या क्वालिटी बड़ी बढ़ जाती। और किसी ने मिस नहीं किया, आपके स्टेज से क्या आवाज पीटीआई ने मिस किया, ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, ना ऑपोजिशन ने। ये चले इसमें मैं, लेकिन आपकी स्टेज से क्या आवाज आएगी कि इमरान खान को हटाना है या इमरान के लाने वालों से जंग है? लेट्स वेट एंड सी। ही भी लेफ्ट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब। ब्रेक के बाद बात करते हैं एक और अहम मौजू में, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। एक बड़े इंटरेस्टिंग मौजू में बात करनी है। पाकिस्तान में हुकूमतों के और आला तरीन ओहदेदारों के उस ओहदे पर फायज होने में बैरूनी हाथ एक हकीकत तो है, और उसके बहुत सारे हवाले हैं, देने का भी वक्त नहीं है, लेकिन अक्सर मौके पे ये हाथ तो रहता है। बहरहाल और अगेन मैं कह रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स भी आ रही हैं। बहरहाल मैं इसको कनेक्ट करता हूँ हालिया उससे। इमरान खान साहब ने अमेरिका के हवाले से कुछ बयान दिए, बड़े बोल्ड बयान दिए। हालिया तारीख में हमें इस तरह के बयान नहीं मिले, आप जानते हैं। और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका, और उसको भी फिर हुकूमत वक्त ने रिलेट किया कि जनाब इमरान खान साहब ने देखा आपने कैसा अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, और ऐसे में पीपल्स पार्टी जो है वो अमेरिका के साथ अपनी पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि मसनद इक़्तिदार पे फायद हो सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल साहब, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। तो अब ये इसमें ज़रा एक दो और बयान भी थे। बहरहाल मैं क्विकली ज़रा मौजू पर आता हूँ। शहबाज गिल साहब स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। तबसरे के लिए हमने साबिर शाकिर साहब को जहमत दी, इसलिए मुझे याद है इससे पहले भी एक दौर आया था, आज से कुछ अर्से पहले, जब अगला इलेक्शन जब होने वाला 2018 वाला, तब पीपल्स पार्टी और अमेरिका के तनाजुर में, वो हिलरी क्लिंटन और वो सारे तनाजुर में बातें हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी अगली इक़्तिदार में आने की फेवरेट पार्टी हो या क्या। साबिर साहब से बात करेंगे, और बिलावल साहब की टीम का हिस्सा है थी, और सिंध के मिनिस्टर हैं तैमूर तालपुर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब, आपने जो बात की एक तनकीद बराए तनकीद थी, माजी को देख के आपने एक कैलकुलेशन किया है, इसमें कुछ मालूमात का आंसर भी शामिल था, चूँकि बड़ा इल्ज़ाम है ना कि भाई वो अमेरिका में सीवी देने जा रहे हैं। या ठीक है, आपने दे दिया एक बयान के, खैर है, ज़रा रौनक लगी रहे ज़रा। देखिए बदामी साहब, बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, नो हायर ऑनर एक किताब थी कॉन्डोलीज़ा राइस की, जी जी जी, जिसका पेज नंबर 311, 384 और 391, आप सफ़ा नंबर उसके ऊपर कॉन्डोलीज़ा राइस ने बड़ी डिटेल, जी उस पर कॉन्डोलीज़ा राइस ने बड़ी डिटेल, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, और इन सफ़ा नंबर्स की मैंने फ़ोटो कॉपियाँ भी दी थी कराची के अंदर जो रिपोर्टर्स थे उनको, और टेलीविज़न पे भी दिखाए थे। इन तीनों के ऊपर बड़ी वाज़ेह तरीके से लिखा गया है कि किस तरीके से 2007 के अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को 4:47 के ऊपर बातचीत शुरू हुई, पहले मुशर्रफ से, उसके बाद वो बातचीत गई
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, शहीद से, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके साथ उनकी बात हुई, फिर वापस मुशर्रफ की, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये एनआरओ दिलवाया गया था, किस तरीके से उस टाइम के प्रेसिडेंट मुशर्रफ और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान किस तरीके से ये सारा तनाजुर जो है वो तय किया गया था। और अब जब तो मेरे सवाल का जवाब ये हुआ कि आप माजी के तनाजुर में ये कह रहे हैं, इसमें मालूमात का आंसर नहीं है। नो, कुछ इसमें इंफॉर्मेशन भी, वो क्या? इसमें इंफॉर्मेशन भी शामिल है। जिस तरह के लोगों से बिलावल जरदारी साहब ने कांटेक्ट किया है, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, मिल के जो बात करना चाहते हैं और जो वो बात करेंगे, क्योंकि देखिए उनके पास और तो कुछ नहीं है। कभी उन्होंने, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया। उनका सीवी खाली है बिल्कुल, सवाए एक डिग्री के और एक पर्ची के जिसमें से चेयरमैनशिप उनको मिली, उसके अलावा उनकी सीवी के ऊपर कुछ नहीं और लिखा हुआ। तो अब जो वो करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं, उसके लिए फिर उन्हें कहीं ना कहीं पर तो माथा रगड़ना पड़ेगा। और वो इस दफा वाशिंगटन जा रहे हैं कि वहां पर जाकर अपना सीवी पेश करें। अच्छा। और जिस तरीके से 2007 में इनके साथ एक वाशिंगटन ने प्यार मोहब्बत किया था और वो कंडोलीजा राइस की नो हायर ऑनर की किताब, मैंने आपको सफ़े भी बता दिए हैं, तो मैं 311, 384, उन पर अगर आप पढ़ लें तो आपको सब नजर आ जाएगा। वही कुछ होने जा रहा है। जवाब तो आप पीपल्स पार्टी ने देना है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उसी हफ्ते में जब ब्रीफिंग मिली आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, स्पेशली एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे, उसके साथ ही वाशिंगटन यात्रा पे जाने की ये टाइमिंग भी आपको नजर आ रही है। चलो जी, मैं बिलावल साहब की टीम के मेंबर है ना तैमूर तालपुर साहब, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, फिर साबिर भाई आपकी तरफ आता हूँ कि तैमूर साहब आप इसके जवाब में ये तो नहीं कह सकते कि ये हवाई फायर है जी, ये क्या है? चूंकि एक हवाला इन्होंने दिया और भी बहुत सारे हवाले हैं, अबू धाबी के महलात की मुलाकातें हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कि यार ये क्या पागलों वाली बातें हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनना है, इसका अमेरिका से ताल्लुक क्या है? नहीं, ताल्लुक होता है ना, सारा कुछ है। और वज़ीर आला सिंध में भी बहुत मरतबा गए और वो कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने तनकीद की उसमें मालूमात का भी आंसर है। तो आप ये नहीं कहते हवाई फायर है तैमूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, एक तो होता है ना हवाई फायर, ये हवाई फायर नहीं है, पटाखा। इन्होंने फाड़ा है पटाखा जिसकी आवाज की जाने वाली नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उनसे सारी दुनिया के लोग मिलना चाहते हैं। उनसे आज भी वो चाइना की 100 साल पूरा उनकी पार्टी ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसके फंक्शन को भी उन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया था। अपना अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो उनसे राब्ता रखते हैं, पर हमारे राब्ते, क्योंकि जो पीटीआई हुकूमत की जो टांगे कांप रही है, इनको टांगे इनकी कांपनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको जो डर है कि इनको हम ओवरथ्रो कर देंगे, तो हम हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के बाद ही आए। और दूसरी बात तो चाइना या अमेरिका, तो अमेरिका क्यों ना जाए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो कैलिफोर्निया की स्टेट में नहीं जा सकते, किसी केस की वजह से उनको परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क में नहीं जा सकता। अगर गिल साहब मेरा ख्याल है ये आप मालूम है किस तरफ इशारा कर रहे हैं, बट जाहिर है मैं चाहता हूँ सियासत पे आप टिका के तनकीद करें, लेकिन हम कुछ जाती हवालों से ना जाएं। बदामी साहब, तालपुर साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत मोहतरम है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। इन्हें कहीं इस तरफ ना जाएं, फिर महसूद कबाइल की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा, आपको वो रिश्तेदारी भी बतानी पड़ेगी। ना करें ऐसे, मेरा बदस्त मेरी गुजारिश है, ऐसे ना करें। मुझे अपनी भाभी रेहान खान की किताब के भी कुछ सफ़े आपको बताने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा कि ना करें, अच्छा शो है, आप टिका अच्छा बदामी साहब का अच्छा शो है ना, गंदगी की तरफ ना उतरे, आप अच्छा शो। मैं प्रिसाइज सवाल कर लेता हूँ, लेकिन चलो ये बताएं, बदामी साहब का अच्छा शो है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तैमूर साहब जरूर मिले आलमी लीडरान से, और अभी किस लिए मिल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपका एक मौके पे शहबाज साहब का, लेकिन ये तो आप उसूली तौर पे समझते हैं ना कि ये तो बहुत ही कभी फेल है कि हम आलमी हुक्मरानों से मिलें पाकिस्तान में इख्तिदार के लिए, और ये होता रहा है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो काबिल मजम्मत अमल है या नहीं है तैमूर साहब? बिल्कुल बादामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, बजा फरमाया। वो लोग जो कि कहते थे कि मुझे एम्पायर के इशारे का इंतजार है, हमने कभी जिंदगी में एम्पायर के इशारे का इंतजार नहीं किया। ये तो बड़ी एक बुरी, मेरे ख्याल से आप एक रवायत डाल रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि आपके हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बाहर मुल्कों से जाके और अपना चिटे लेके आते हैं। ये शायद इनके साथ में भी हुआ हो, मुझे नहीं पता। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने हमेशा लड़ के अवाम की ताकत के साथ हमने इनटू पावर आए हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने बैठे हुए 13 में से 12 इलेक्शन लूज कर दिए। ये वाहिद वफाकी हुकूमत है जो अपनी बाई इलेक्शन भी हार जाती है। चलो मैं साबिर साहब बात करूं, ठीक है। और साबिर साहब, अब आपको याद होगा हमारी जो ऑफ एयर गुफ्तगू होती रहती है
जिस पर हम कुछ बातों पे इत्तेफाक भी करते हैं, कई बातों में हम इख्तिलाफ भी करते रहते हैं, लड़ाई भी करते रहते हैं। हम एक ज़माने में बहुत इस पर बात करते रहे जब अगले इलेक्शन हो रहे थे कि पीपल्स पार्टी और अमेरिका के कनेक्शन की वजह से पीपल्स पार्टी के पास एक चांस है इक़्तिदार में आने का या नहीं। अब जाहिर है मुझे ऐसा लगता है सारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो कहें कुछ भी, जहन में सबके भी है कि अगला इंतखाबी मार्का है, चूंकि 2023 वो वर्ल्ड कप होता है, जिस तरह क्रिकेट टीमें सालों पहले तैयारी कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के दिमाग में ये है क्या? आप कुछ ऐसी मालूमात की, एफर्ट्स की तस्दीक कर सकते हैं शहबाज गिल साहब कह रहे हैं? देखें, ये एक हकीकत है और उसमें हमारी सियासी जमातों की ये कमज़ोरी है कि वो वाशिंगटन और लंदन की तरफ ज़रूर देखते हैं। और जिसको हम उर्फ़ आम में NRO कहते हैं, वो NRO नहीं था, बल्कि वो था पावर शेयरिंग फार्मूला था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर इक़्तिदार में आती हैं तो पावर शेयरिंग कैसे की जाएगी। एक्सटर्नल मामलात परवेज़ मुशर्रफ साहब देखेंगे, इंटरनल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो देखेंगी। और वो एक अमेरिका ने एक एंगेजमेंट करवाई थी और एक फार्मूले के तहत दोनों को ऑन बोर्ड किया था और UAE की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद फिर वो नवाज शरीफ साहब, आप भी गवाह हैं, मैं भी, जिनको मकरन प्रिंस मकरन जो हैं और हुरैरी जो हैं वो खुद लेने आए थे और सऊदी जहाज़ पे और साथ लेके गए थे क्योंकि वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो उन्हीं नवाज शरीफ साहब को किंग अब्दुल्ला ने अपने सरकारी शाही जहाज़ पे वापस भेजा कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आप ले सकते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी लेना पड़ेगा। तो ये एक पावर शेयरिंग फार्मूला था जो हुआ। अब भी जो पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें ट्रंप जीते थे, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नवाज ने भी जो डोनेशन दी थी वो दी थी डेमोक्रेट्स को, हिलरी क्लिंटन को। अच्छा, हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन पे उन्होंने सारा। और अब भी जो इलेक्शन हुआ है ये आपके बाइडन का, इसमें भी जो इलेक्शन कैंपेन में जो डोनेशन वोनेशन देने का वहाँ तरीका है उसमें भी ट्रंप के बजाय बाइडन को दी गई थी, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया गया था। उसकी वजह है कि बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे मरासम थे, वो 2 दफ़ा आए, उनको सिविल एजाज से नवाजा। और मुझे याद है, पाकिस्तानियों को भी याद है, जब बाइडन बन गए तो एकदम से सोशल मीडिया पे तूफान चला था उन सारी तस्वीर का कि भाई देखो अब तो वो आदमी आ गया जिसके पीपल्स पार्टी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तो पीपल्स पार्टी को इसका कोई फायदा हो सकता है आपके ख्याल में अमलन? साबिर भाई, फिर मैं शहबाज साहब से पूछूंगा सवाल। मैं अगेन कहूँगा कि अगर आप हमारी कौमी इस्टेब्लिशमेंट को, नेशनल इस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करते हुए कोई इस तरह का मामला तय करने की कोशिश करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिर्फ वाशिंगटन के ज़ोरे बाजू पे आप यहाँ पे इक़्तिदार हासिल कर सकें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा सेशन हुआ है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, तीनों को एक स्पेस नज़र आ रही है, एक विंडो छोटा सा, कि ये वो मामला है जहाँ पे मौजूदा सिविल मिलिट्री लीडरशिप का और वाशिंगटन का एक डेडलॉक पैदा हो गया है। वो स्पेस मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे, लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम अपनी खिदमात पेश कर देते हैं कि चलें ठीक है जनाब, हम ज़रा 50-50 कर लेंगे, हमारी तरफ देखें। और ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले कोई इसी तरह का कोई तय करना चाह रहे हैं कि वाशिंगटन बीच में आए और कोई मामला तय करवाए दोबारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इन सियासी जमातों के दरमियान। आज हमने प्रोग्राम में मरियम सफदर साहब, जी हाँ, लोकल एस्टेब्लिशमेंट को एक ऑन बोर्ड लिए बगैर ये काम नहीं हो सकता। और मैं फिर आपसे आगे आगे इससे कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी लेता हूँ। शहबाज गिल साहब, ये PTI के कैंप में कहीं ये बेचैनी या थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाला मामला तो नहीं है कि नून लीग का, तो उनको पता है नवाज शरीफ साहब खुद को हमला आवर हैं, उन्होंने ऐसे पंगे लिए हैं और हर दूसरी तीसरे दिन लेते रह जाएंगे, उनका मामला वैसे ख़राब हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ज़रा रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करती है, सपोर्ट भी कर देती है, सरेंडर भी कर देती है, बलोचिस्तान हुकूमत गिराने मदद भी कर देती है, फिर वो अमेरिका को भी जाके बेचती है कि देखो हम तो बड़े लिबरल हैं, ये सारा को है। तो ये इस एतबार से आपको एक एट अ सर्टन लेवल पीपल्स पार्टी थ्रेट तो नहीं लगती? यही तो वजह नहीं आप लोगों की गोलाबारी का कि यार ये ना हो ये अपने मामला सेट करके अपनी गेम बना लें?
देखिए, दो बातें बदामी सब। एक तो मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि जब सियासत की बात होती है तो बात सियासत की करनी चाहिए। हाँ सही, ठीक। अगर आपके पास जवाब ना हो तो आप ज़ातियात पे उतरते हैं। मैंने कभी ज़ातियात की मैं बात करना पसंद नहीं करता और ना ही ये सियासी वतीरे में होनी चाहिए। जो असल बात है वो ये होनी चाहिए कि आप सियासत का जवाब सियासत से दें। सही। जब मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, वो जरदारी साहब हों या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, उन्होंने NRO या गठजोड़ किया था अमेरिका के साथ कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। ये कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको पढ़ के बताया है। इनको अगर एतराज़ था तो ये मुझे दिखा दें, कोई उन्होंने उन्हें नोटिस भेजा हो, किसी किस्म का कोई शोकाज भेजा हो, किसी किस्म की अपॉलोजी मांगी हो, कोई इन्होंने हत्या के इज्जत किया हो, तो दैट मीन दे एडमिटेड कि ये लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। हाँ चले, मान लिया अगर कोई वैसे गंदे इल्जामात लगाए, वैसे कोई घटिया बात इन पे करे, कोई राह चलता इंसान करे, या जिसकी क्रेडिबिलिटी, एक मुल्क की जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, वो उन्होंने इनके बारे में लिखा और कहा कि मैंने बीच में होकर ये करवाए, कोई जाती नहीं लगाए इल्जामात इनके ऊपर, एक कौमी नवीयत के इल्जामात लगाए जिसका इन्हें जवाब देना चाहिए था। अच्छा, अब आगे चलते हैं अभी की जो सिचुएशन है। हाँ। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कराची में इसीलिए जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्योंकि हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध की सुकड़ के जमात रहेगी और अब वो भी नहीं रहेगी जो इन्होंने हाल वहां पर लोगों के साथ किया। 8,900 अरब रुपए इनको मिले हैं वफाक से और सिंध के लोगों से जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं। उसमें से तकरीबन 2,500 अरब की तो करप्शन के अपने इदारों की रिपोर्टें हैं, वो सामने नजर आती हैं। 14-14 अरब की जो है वो गंदम इनके चूहे खा जाते हैं। सिंध के अंदर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना होने से साल में 750 बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है। जो इन्होंने लोगों के साथ कर दिया है, अगर KPK अपनी मोटरवे बना सकती है तो सिंध क्यों नहीं बना सकती? अगर पूरे सारे सूबे जो है वो अपने लोगों को हेल्थ कार्ड दे सकते हैं तो सिंध क्यों नहीं दे सकता? तो सिंध में लोगों ने क्या बगैर हेल्थ के रहना है? क्या वहां बगैर साफ पानी के रहना है, बगैर स्कूल के रहना है? तो पॉवर्टी रेट क्या वहां पे वही रहना है? कहने की बात यह है कि पीपल्स पार्टी, ये तो एक फैक्ट है ना कि इंटीरियर सिंध में तो कोई मुकाबला है नहीं पीपल्स पार्टी का। कोई जिम्नी देखें, इतने बड़े-बड़े मार्जिन की सियासत करते हैं। गवर्नेंस आई एग्री विद यू, बट बाकी मामला सुबाइयत की सियासत करते हैं ना, सुबाइयत की सियासत करते हैं, वरना कराची वाले भी तो सिंधी है ना। कराची में क्योंकि उस तरह से सुबाइयत की सियासत नहीं होती, वो एक मेल्टिंग पॉट है, हालांकि वो भी सिंध का हिस्सा है, उसमें उस तरीके से सुबाइयत की सियासत नहीं होती। और उसमें एक मेल्टिंग पॉट है और कल्चर्स भी बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको कंपैरेटिवली देख लें वहां पर पीपल्स पार्टी के क्या हालात हैं। कहने की बात, और सिंध, कराची के इन्होंने और सिंध के हालात इन्होंने क्या किए हैं। अब इनको पता है कि इनकी अगली बारी नहीं है, तो ये जहां से इन्हें पिछली दफा बारी मिली थी 2008 में, वहीं ये चले गए सीवी लेके। मैंने तो बड़ा सादा सवाल किया, जो फौरन जातियात पे उतर आए, फौरन कपड़े उतार के मैदान में। मैंने तो सियासत की बात की थी कि ये किताब थी, मैंने सियासत की बात की कि आपको जब सिक्योरिटी की ब्रीफिंग मिली उसी हफ्ते मुराद अली शाह तैमूर भाई कंक्लूड करो। अभी भी अमेरिका जा रहे हैं, मुराद अली शाह ने उनको कहा है बिलावल जा रहे हैं, बिलावल वही काम करने जा रहे हैं जो पहले हुआ है। बताएं भाई तैमूर साहब। वो कहते हैं क्योंकि आपको शक है कि अगली बारी फिर जरदारी, इसलिए आप जा गए अमेरिका। अगली बारी तो फिर जरदारी है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। इनकी भी इसी वजह से टांगे कांप रही हैं। और दूसरी बात, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मैंने बिलो द बेल्ट नहीं हिट किया था, मैंने डिटेल तो बताई थी कैलिफोर्निया की, तो इसलिए जातियात पे मैं नहीं जा रहा था। मैं अगर जातियात पे बात करी, मैं रेहाम साहब की किताब के सफा नंबर 16, 220, 215 ये साले पढ़ के बता तो ये परेशानी, मैं जातियात पे जा नहीं रहा था। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये बात करें, बातें नहीं है ना, रेहाम खान साहब आप की तरह की हैं, जिस तरह के आप बहके उसी तरह की रेहाम खान है। नहीं, मेरा आपका और उनका बातचीत मिलती जुलती है। मेरी नौकरी नहीं गई थी किसी यूनिवर्सिटी से बदतमीजी या हरासमेंट के केस के अंदर। तालपुर साहब बात यह है कि आप देखें ना, में भी आते हैं, ये तो आप नहीं मेन स्ट्रीम टीवी बना आया करें। मेन स्ट्रीम का रेहाम खान भी आप ही की बाजी हैं जो मैंने हिसाब लगाया। 3 बार नहीं रेहाम खान भी आप ही की बाजी हैं, मैं इस बात पे समझ गया हूँ। आप एक घटिया आदमी हैं, आपको बड़े शो पे बुला लिया इन्होंने। आप एक घटिया आदमी हैं माजरत के साथ, लेकिन आपको बड़े शो पे बुला लिया और आप इस कदर चवल और घटिया हैं कि आपको ये नहीं पता नेशनल टीवी पे बात कैसे करनी है। मैंने ये कहा कि आप इस कदर घटिया और जाहिल हैं कि आपको पता नहीं नेशनल टीवी पे आपने बात कैसे करनी है। मैंने आपको कहा कि आप या तो इस टाइम मुझे छोड़ दे, मेरी हैसियत क्या भाई, आप तो बात करो, आपकी हैसियत क्या है? नहीं, आपकी हैसियत क्या है?
जो आपके बाप का नाम आपसे निकाल दिया जाए तो आपकी हैसियत क्या है तालपुर शहबाज साहब? साहब लेट मी हैंडल इट। मैं अपने है शो ना, में किसी के बाप भी का हवाले नाम से साथ से उठा दो तो जातियात आप बात क्या नहीं होने देता, मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो किसी के हवाले से हो। एक फाइनल कमेंट कर लेते हैं आप गंदे आदमी हैं, आप अनफॉर्चुनेट। आप छोड़ देना, आप मैं नहीं आप एक बदबूदार और गंदे आदमी हैं, जातियात में बात करते हैं। मुझे इसको कभी कैलिफोर्निया, कभी कुछ जवाब तो मैं सारे दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपकी तरह गंदा नहीं हो सकता, आपके लेवल पे नहीं आना चाहता। गंदा क्या हो सकता है? चलो मैं साबिर साहब की तरफ चला जाता हूँ। आखिरी कमेंट साबिर साहब, इस सब के बावजूद जरा मुझे स्पेसिफिक बता दें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के उसमें इंटीरियर पीपल्स पार्टी का कोई थ्रेट नहीं है अभी ना, या है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए वही बात है कि जहाँ जो पार्टी पॉपुलर है अभी तक तो वैसा ही चल रहा है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, वोट बैंक तो वो मुतासर नहीं हुआ। और ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक जो रिज़ल्ट हैं वही 19-20 के साथ आ रहे हैं। तो मामला ये है कि आप जो कुछ सुन रहे थे उसके बाद तो फिर यही हालात होते हैं। तो इसका मतलब है जो कि हम सुन रहे थे, मतलब पीपल्स पार्टी और पीटीआई का वर्किंग रिलेशनशिप ऊपर लेवल पे कभी आने वाले मंजरनामे बन सकता है, या ऊपर भी वही हालात है जो यहाँ है? नहीं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान एक मिनिमम एजेंडे पे इत्तेफाक है, और उस मिनिमम एजेंडे के बारे में दोनों क़यादतों ने अपने अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको नहीं बताया। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक के बाद कंक्लूड करता हूँ इसको। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।